वंदे मातरम नमस्तुभ्यम दोस्तों। स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। तो आइए हम लोग की जो आज सीरीज चल रही है, हर एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी के साथ कवर किया जा रहा है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। उस सीरीज में हमारी जो किताब है, जो हमारी पुस्तक है आरोह, उसका तीसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। जो तीसरा पार्ट है, कुंवर नारायण द्वारा रचित है, चैप्टर 3। तो बिना वक्त गंवाए आते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। और ये जो सीरीज चल रही है ना, इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि भैया बहुत ही सरलता के साथ हर एक शब्द को शब्दांश के तरीके के साथ साथ हर एक लाइन को पढ़कर हम आपको समझाएंगे और ये बताएंगे कि इस तरह से वो तरीका हम अपनाएंगे कि शायद ही आपको वो किताब दोबारा शुरू खोलनी पड़े या फिर शुरू से उसको पढ़ना पड़े। तो बिना समय गंवाए आते हैं अपने सीधे पॉइंट पर। इनका जन्म देखिए, हमारे जो कुंवर नारायण जी जो कवि है ना, इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में अपने काव्य को, संरचना को बहुत ही अच्छे से सराहा है। उनको बहुत ही अच्छे से उसको जो है एकीकृत किया है। तो इनके कुछ काव्य संग्रह के विषय में जानेंगे, प्रमुख रचनाएं जानेंगे, प्रमुख इनके जो पुरस्कार इन्होंने कुछ पाए थे उसको पढ़ेंगे, उसके बाद सीधे अपने कविता पर आएंगे। तो इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को हुआ, उत्तर प्रदेश में। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, चक्रव्यूह है, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह है, आत्मजयी प्रबंध काव्य है ये, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। तो कुछ पुरस्कार इन्होंने जो पाए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार ना साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो काफ़ी, इसके बाद एक दो तीन पुरस्कार और होते हैं, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। बहुत ही साहित्य अच्छे कवियों को दिया जाता है, अच्छे साहित्यकारों को दिया जाता है। उसके बाद कुमारन आशान पुरस्कार ये पाए, व्यास सम्मान, देखिए व्यास सम्मान भी ये पाए हैं। प्रेमचंद पुरस्कार, प्रेमचंद के नाम पर जो पुरस्कार दिया था उसको प्रेमचंद पुरस्कार कहते हैं। लोहिया सम्मान, लोहिया जो हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, उनके याद में हम सम्मान देते हैं। कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए ये तीनों पुरस्कार पाए, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनने की एक संभावना रहती है कि हाँ, ये तीनों सम्मान कौन पाया है। एक लाइन है कि न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुलगा घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। देखिए, बहुत ही बारीक बात इन्होंने कही है, बहुत ही अच्छे से। देखिए, प्राकृतिक जो संवेदनाएं होती हैं, जो एक हमेशा जीवन काल में आने वाली जो प्रयुक्त लाइनें होती हैं, उनको किस तरह से आने वाली घटनाओं को सराहा है कि कभी घर का दरवाजा एक दिन न जाने ऐसा खुला कि जैसे लगा कि बहुत दिनों से वो बंद है। और उसका इन्होंने उदाहरण लिया कैसे, कि जैसे एक किताब किताब आप रख दीजिए और काफ़ी दिनों तक किताब रखी रहती है, तो होता क्या है कि उसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है। तो वहाँ पर बताया कि गर्द का मतलब धूल मिट्टी होता है, गर्दा जिसको कहते हैं। तो जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब, यानी कि जो बहुत दिनों से दरवाज़ा बंद था वो इस तरह खुला कि जैसे जब आप किताब खोलते हैं, गर्दा से भरी हुई या फिर बहुत ही धूल मिट्टी से अलंकृत किताब, तो उस तरह घर का दरवाज़ा आज खुला। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने अपनी कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नए कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, कब तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य रचना कर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। इनकी कुछ भाषा शैली की बातें बताई जा रही हैं कि कैसे इन्होंने किताब को अ, अपने आसान से आसान दौर में आसान भाषा में ना उलझकर बहुत ही सरल भाषा को ये अपनाते हैं। और इन्होंने जो अपना साहित्य का लेखन की शुरुआत की 1950, यानी कि जब हमारे स्वतंत्रता के जो 3 वर्ष थे उसके पूर्ण होने के बाद इन्होंने शुरू की। इनकी प्राथमिकता क्या रही? इनकी प्राथमिकता जो विधा में इनकी जो प्राथमिकता थी वो क्या रही कि जैसे बहुत ही, जब आप चिंतन परक लेख लिखते हैं, तो जैसे कोई विषय में आप चिंता कर रहे हैं और उसके ऊपर जो लेख लिखते हैं तो उनको चिंतन परक लेख कहा जाता है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माना जाते हैं, यानी कि इनकी कविताओं में कई तरह की भाषा और कई तरह के विविध विषय आपको मिल जाएंगे। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है, जैसा कि इन्होंने अभी शुरुआत की 2 लाइनें ही बहुत ही यथार्थवादी बात कही कि हाँ, इसमें सच्चाई है। और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय
संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। यानी कि प्रकृति और जो मनुष्य का जो संबंध है, किस तरह से जो प्राकृतिक दौर में वह रहता है, जो प्रकृति का स्वभाव है, जो मनुष्य का स्वभाव है और जो कवि का स्वभाव है, इन सभी विषयों पर ये एक महारत हासिल किए हुए हैं। इनको बहुत ही अच्छा लगता है जब ये खुलकर उन चीज़ों के विषय में बात करते हैं, तो इनकी कविताओं में खुलापन और कवि स्वभाव अपने आप ही देखने को मिलता है। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। नागर देखिए एक ब्राह्मण की एक अ, तरह की एक कैटेगरी होती है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं आप, उनकी एक शैली होती है अलग से, तो नागर ब्राह्मण भी कहे जाते हैं जो पश्चिम की तरफ होते हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, यानी ज़्यादा वो विवरण के विषय में नहीं जाते हैं, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। यानी कि वैयक्तिक, यानी कि जो विभिन्न व्यक्तियों की चीज़ें होती हैं, और सामाजिक ऊहापोह जो समाज में चल रहा है, ऊहापोह है, यानी कि ऊपर नीचे चलने वाली धाराएँ। एक पंक्ति में कहें तो उनकी इस इतनी तटस्थ वीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में ही पढ़ी जा सकती है। तो थोड़ा-सा कविता के विषय में दिया गया है, उसके बाद सीधा हम अपने कविता पर आएँगे। यहाँ पर कुँवर नारायण की 2 कविताएँ ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कवि कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर बढ़ता कदम बढ़ाता बच्चा। देखिए, बहुत खास बात कही गई है कि जैसे देखिए कविताओं का जो चलन है ना, बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल देखिए यांत्रिकता आ रही है, यानी कि मोबाइल फ़ोन में सभी चीज़ें होने लगी हैं, सब लोग टेक्स्ट मैसेजिंग कर रहे हैं, और जो भाव को व्यक्त करने वाली जो कविताएँ होती थी, उनकी जगह आज इमोजी ले रही हैं। तो वैसे ही उनको डर है कि कहीं यांत्रिकता के दबाव में कहीं कविता का अस्तित्व खत्म तो नहीं हो जाएगा। और बताते हैं कि जो बच्चा भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है, और जो चिड़िया है जो फूल से लेकर बच्चे तक की जो इनकी यात्रा है, वो प्रकृति के बहुत ही अच्छा सराहपन किया गया है। यहाँ पर प्रकृति और बच्चे को बहुत अच्छा जोड़ा गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमाएँ फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने क्या देखा था? इसके पहले में भी यही चीज़ बताई गई थी कि जो बच्चों के सपने होते हैं, पतंग की उड़ने की सीमा है, पतंग जिस तरह आकाश चीरते हुए उड़ती है, वैसे बच्चे क्या करते हैं, आकाश से ऊपर भी वो सोचते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई जा रही है कि चिड़ियों के उड़ने की सीमा है, लेकिन बच्चों के सपने असीम हैं। बच्चे कौतूहलवश हर एक चीज़ को करना चाहते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा को कोई स्थान नहीं होता। यानी कि बच्चों के जो खेल होते हैं वो कभी भी सीमा रहित होते हैं खेल, उनमें कोई सीमा नहीं होती कि हाँ, ये खेल यहाँ तक होगा, या फिर बच्चों के जो आपस में मित्रता का भाव होता है उसमें कोई सीमा नहीं रहती, इसलिए इनको भगवान का शायद दूसरा रूप कहा जाता है। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। यानी कि अब कविता क्या है? कविता तो एकमात्र शब्दों का खेल है, जो भावों को व्यक्त करने का एक अच्छा साधन है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। देखिए, रचनात्मक ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, क्रिएटिविटी एनर्जी, यानी कि बच्चों में जब क्रिएटिविटी होती है ना, वो क्यों क्रिएटिव होती है? यानी कि बचपन से वो हर चीज़ एक इतना ऊर्जावान वो व्यक्ति होते हैं, वो इतने ऊर्जावान बच्चे होते हैं, वो हर चीज़ को नए तरीके से करते हैं, हर चीज़ को सीमा रहित किसी बंधन में वो नहीं बंधना चाहते। उनकी देखिए मुस्कान में कितना निश्चल होता है, कोई इसमें छल नहीं होता। यानी कि वो हर चीज़ को सीमा रहित होकर भगवान की तरह करना चाहते हैं, जिस तरह भगवान के आगे सभी व्यक्ति बराबर होते हैं और भगवान की भी कोई सीमा नहीं होती। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जब रचनात्मक ऊर्जा जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर सीमाओं के बंधन अपने आप ही टूट जाते हैं। यानी कि जहाँ पर रचना होती है, रचना कौन करता है? रचना ईश्वर करता है। तो जब ईश्वर रचना करता है तो क्या नाप कर करता है, क्या इतनी रचना करनी, इतनी नहीं ना। ब्रह्मांड भी क्या है? अनंत है। तो वैसे ही यहाँ पर रचनात्मक ऊर्जा की बात जहाँ पर हो रही है कि बंधन तो टूट जाते हैं, वहाँ पर रचना में बंधन कभी आता ही नहीं है। जो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की ही क्यों ना हो, बच्चे के लिए एक घर, 2 घर मायने नहीं रखता, या फिर ना फिर कोई भाषा मायने रखती है। वैसे ही कवि के लिए भी घर या फिर भाषा या फिर समय की कोई बाध्यता नहीं होती। दूसरी कविता है बात सीधी पर कोई दूसरा नहीं। यानी कि बात सीधी थी, पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई। यानी कि जो कोई दूसरा संग्रह है, जो हमारा संग्रह का नाम है कोई दूसरा नहीं, उसमें से एक कविता लिखी, बात सीधी थी पर। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। इस हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। देखो भाई, बहुत खास बात यहाँ पर देखिए, यांत्रिकता के साथ कैसा जोड़कर संबंध बिठाया गया है कि जैसे किसी पेंच को खोलने के लिए, किसी नट को खोलने के लिए एक खास तरह के पेचकस की आवश्यकता होती है ना, उसी तरह किसी भाव को या फिर किसी
भावों को अभिव्यक्त करने के लिए एक निश्चित भाषा होती है, निश्चित उसके लिए शब्द नियत होते हैं। लेकिन अगर उसके साथ सही-सही शब्द नियत ना हों, जैसे ही यदि आपको कोई नट खोलना हो और उसके लिए कोई आप पेचकस कोई अलग तरह के ले आए या फिर कोई आप रेंच अलग तरह के ले आए तो कभी खुलेगी वो, कभी नहीं खुलेगी। वैसे ही यहाँ पर अभी शब्द के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया और जो भाव आप कहना चाहते थे, तो वो भाव दूसरे तक कभी पहुँच ही नहीं पाएँगे यदि शब्द बदल गए। यदि शब्द नहीं बदले, आपने भाव बदल दिए और शब्द वही रहे, तब भी वो संयम नहीं बन पाएगा। आप अपनी भाव को, अपने अर्थ को दूसरे तक पहुँचा ही नहीं पाएँगे। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। बात अच्छी या अच्छी कविता का बनाना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। यानी कि अच्छी कविता और अच्छी बात दोनों के साथ एक जो आवश्यक शर्त है कि सही शब्दों का मेल होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बोलने के बाद 100 बार सोचने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि सही शब्द सही अर्थ जब नहीं दे पाते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो इस कविता के बहाने जो हमारा प्रथम भाग है उसको पूर्ण करेंगे कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। देखिए, शब्दों के साथ इन्होंने कैसे खेला है हमारे कवि महोदय ने कि कविता तो एक उड़ान है। कविता क्या है? एक बच्चों की जो मनोभाव होते हैं वो कैसे उड़ते हैं, मतलब उनके जो सपने होते हैं वो आकाश में उड़ते चले जाते हैं। वैसे कविता किसकी उड़ान है? कविता उड़ान है कवि की। कविता उड़ान है उन भावों की जो कवि व्यक्त करना चाहता है। कविता उड़ान है उन लोगों की, उन राष्ट्र की, या फिर उस व्यक्ति के समुदाय की, उस चीज़ की जिस चीज़ को व्यक्त करना चाहता है, जो भाव वो बताना चाहता है, चिड़िया के बहाने। यानी कि चिड़िया तो एक बहाना है, लेकिन कविता क्या है? एक उड़ान है, एक भावों की उड़ान है, अभिव्यक्ति की उड़ान है। और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया को क्या पता कि कविता क्या होती है? चिड़िया को कुछ पता है क्या? चिड़िया तो अपनी कविता स्वयं गाती है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि कवि की उड़ान जो है उसको चिड़िया क्या जाने, मतलब कि चिड़िया और कवि दोनों अलग अलग है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। देखो, अब देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब देखो बच्चा क्या होता है, बच्चा घर के अंदर बाहर भाग रहा है, जैसे वहाँ पर पतंग कविता में इधर उधर भाग रहे थे, उनको उनके लिए कोई सीमा नहीं थी वहाँ पर। तो यहाँ पर वो कही जा रही है कि कविता भी क्या है, कविता की भी कोई सीमा नहीं। कविता इस घर उस घर, इस युग में उस युग में हमेशा चल रही। कविता जब लिख दी गई, कोई रचना कर दी गई, तो रचना क्या होती है? रचना सदैव के लिए अमर हो जाती है। रचना कभी मरती नहीं। लोग आते हैं चले जाते हैं, साम्राज्य आते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, राजा महाराजा सभी आते हैं चले जाते हैं, एक पूरी सभ्यता का विनाश हो जाता है, पर बचती है क्या है? बचती है अंत में भाव, बचती है वो कविता, बचते हैं व्यक्ति के सत्कर्म। तो यही चीज़ यहाँ पर कहना चाहता है कि कविता की जो पहुँच है ना, वो बहुत ही अनंत काल तक है, अनंत समय तक है। तो इसके विषय में चिड़िया को कोई जानकारी नहीं है। चिड़िया तब भी तो एक सीमित दायरे में रह के उड़ती है। चिड़िया के लिए आकाश क्या है? सीमा है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता कैसे प्रकाशित होती है? कविता अपने शब्दों के प्रकाशित होती है। कैसे? जैसे फूल खिलकर एक बाहर आते हैं, वैसे ही कविता खिलकर मनोभाव से उत्पन्न होती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फिर वही चीज़ हुई कि फूल को क्या पता कि कविता क्या है भाई। कविता तो जानती है कि हाँ, फूल को खिलने के भाव को कैसे व्यक्त करना है, पर फूल की भी अपनी जो उनकी भाषा होगी, वो अपने पेड़ पौधे वृक्ष आपस में कैसे संवाद करते हैं, उनकी अपनी कविता होगी। तो इस कविता के विषय में कवि कहता है कि कवि को पता है कि भाव को कैसे व्यक्त करना है, पर इसके विषय में फूल को नहीं पता। बाहर भीतर इसकर उसकर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल का क्या है? फूल भी तो जैसे बाहर भीतर घर के अंदर अंदर जब जाता है, महकता रहता है। कब तक महकता है? जब तक वो मुरझा नहीं जाता। और बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो इसके विषय में फूल को क्या पता। फूल भी तो एक बंदिश में है ना, फूल भी तो एक बंदिश में कहीं न कहीं फूल की जो समय सीमा है, एक समय के बाद फूल भी मुरझा जाता है, खिलता है, मुरझा जाता है, फिर मुरझा जाता है, फिर खिलता है। पर कविता क्या है? कविता एक बार रचने के बाद वो अनंत काल तक चलना है उसको, उसके लिए कोई शब्द भेदी बाण या फिर किसी भी तरह की कोई चीज मायने नहीं रखती जो कविता को रोक सक। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। देखो, अभी तक कहा गया फूल क्या जाने चिड़िया क्या जाने, पर यहाँ पर कविता की तुलना किससे कर दी गई? बच्चे से। अर्थात यहाँ पर कहने का आशय क्या है? कहने का आशय एकदम साधारण है कि कविता तो एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चों के बहाने जो खेला जाने वाला खेल है वो क्या है? कविता है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। जिस प्रकार से बच्चे के लिए कोई बंदिश नहीं होती, यहाँ पर तुलनात्मक रूप से बच्चे से कविता की तुलना की गई है कि कविता
भले ही अनंत काल तक चल रही हो, पर बच्चे भी क्या हैं, बच्चों के लिए ना ही कोई खेल की सीमा है, ना ही कोई घर की सीमा है, ना कोई समुदाय, ना कोई संप्रदाय की सीमा है। यानी कि बच्चे जिस तरह से अनंत रूप से अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए बिना किसी नियम, बिना किसी सीमा के खेल को खेलते हैं, उसी प्रकार कविता क्या है, कविता सदैव के लिए आलोकित होते रहते हैं, बिना नियम के और बिना ही किसी सीमा भाव बंधन के। तो यहाँ पर हमारे जो पहली कविता थी उसका बहुत ही आसान शब्दों में हमने पूरी कोशिश की समझाने की। अब बिना समय गंवाए सीधा आएँगे, बात सीधी थी, पर देखो पहले कविता में कवि ने बहुत ही आसानी के साथ बता दिया कि हाँ, कविता किस तरह के संदर्भ में ली जाती है और कविता का जो मूल पर्याय होता है, मूल अर्थ होता है, उससे क्या संबंधित चीज़ें रहती हैं। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा प्रकरण बदल जाता है हम लोग का कि बात सीधी थी, पर शब्दों का खेल यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर प्रकरण के बदलाव आता है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जड़ा टेढ़ी फँस गई। देखो, कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि कई बार भाषा को, अपने कविता को, काव्य सौंदर्य को, कई रचनाकार ऐसे होते हैं जो उसको क्लिष्ट बनाने के लिए, उसको बहुत ही अलंकृत करने के लिए भाषा के साथ इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ कर देते हैं कि भाषा का जो मूल अर्थ होता है, जो उसका मूल भाव होता है, वो क्या हो जाता है, वहाँ से बिखर जाता है और इधर-उधर फँस जाता है। ऐसा फँसता है कि वो खुद ही नहीं समझ पाते कि मूल अर्थ भाषा का क्या था, यानी कि वो कहना क्या चाहते थे, वो स्वयं ही भ्रमित हो जाते हैं। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा-पलटा, तोड़ा-मरोड़ा, घुमाया-फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ-साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी कि अब जब भाषा उलझ गई, तो भाषा को क्या किया जा रहा है, उल्टा-पलटा जा रहा है, तोड़-मरोड़ रहे हैं, घुमा-फिरा रहे हैं। या तो भाषा जो उस भाव थे उस भाषा में, या तो उससे बाहर आ जाएँ, या तो भाषा उससे और भी थोड़ा-थोड़ा अलग हो जाए। पर इसके चक्कर में होता क्या है कि भाषा के साथ इतनी ज़्यादा छेड़-छाड़ कर दी जाती है, इतनी व्याकरण रूप से अशुद्धि उसमें आ जाती है, या फिर उसको अलंकृत करने के तौर पे उसमें इतने अलंकार रस छंद भर दिए जाते हैं कि उसके जो मूल अर्थ होते हैं, मूल मनोभाव उससे चिटक जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। पर उसको सही करने के चक्कर में भाषा और भी पेचीदा होती चली जाती है, और बाद में जिस प्रकार से आप देखते हैं कि किसी गट्ठर को खोलने के लिए जो गट्ठी बांधी होती है रस्सी में, उसको खोलने के चक्कर में कई बार और भी तारों में उलझता आ जाती है, उस रस्सियों में उलझपन आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है कि सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह-वाह। देखो, यहाँ पर समाज को ना बहुत अच्छे से रेखांकित किया गया है कि किस तरह से बिना धैर्य को समझे बिना, जिस प्रकार से एक, देखिए यहाँ पर छेनी हथौड़ी और पेंच का बात कही गई है, तो पेंच को जिस प्रकार से हम पेचकस से कसते हैं ना, यदि उसका जो एकदम पर्याप्त ढांचा है उस प्रकार का अगर पेंच हमको नहीं मिलता, तो होता क्या है कि वो पेंच जो है खुलने के बजाय और भी उलझती चली जाती है। यदि लेकिन मिल भी गया तो उसको सही अगर सही दिशा में ना घुमाया जाए, उल्टी दिशा में घुमा दिया जाए, तो क्या होता है, पेच कसता हुआ चला जाता है खुलने की तरह। तो जब वो नहीं खुलता, कसता जाता है, तो उसने, कवि क्या बताना चाहता है कि वो पेज को कसता चल रहा जा रहा था, यानी कि वो उसको कस रहा था, कविता के साथ एकदम छेड़छाड़ कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको कोई शाबाशी दे रहा था। कौन? तमाशबीन, जो देखने वाले, तमाशा देखने वाले जो लोग होते हैं, उसको शाबाशी दे रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। जब आप गलत करते हैं ना, तो समाज आपको कभी रोकता नहीं, कहता हाँ हाँ बहुत सही कर रहे हो, बहुत। लेकिन आप जब सही करते हैं तो 50 लोग रोकने के लिए खड़े रहते हैं, आपकी बुराई करने के लिए। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जितना उसने भाषा के साथ छेड़छाड़ की, भाषा को तोड़ा-मरोड़ा, अलंकृत किया, रस छंद अलंकार उसमें भर कर कस के भरे, और उसमें उसमें से भाव भले ही खत्म हो गए, पर उसके बावजूद भी वह इस चीज़ को कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको तमाशबीनों की शाबाशी और वाह-वाह मिल रही थी, तो उसको लगा मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक प्रकार से जिस तरह से हम पेंच को बिना दिशा जाने उसको गलत दिशा में कसते हुए चले जाते हैं और वो कसना जारी रहता है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझको डर था, ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। बहुत देखो, होता यही है ना कि जब आप गलत काम करें और लोग उसके बावजूद भी आपकी तारीफ़ करें, तो आप अंत में ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो आपको नहीं चाहिए था, और उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। वही चीज़ यहाँ पर हुआ कि जब आप पेचकस को बहुत ज़्यादा टाइट कस देते हैं, तो उसके बाद उसकी चूड़ी खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद वो किसी प्रकार का कोई मूल्य उसका फिर नहीं रह जाता। वैसा ही भाषा के साथ होता है कि आप फर्जी लोगों के चक्कर में यदि भाषा के साथ लगातार कभी छेड़छाड़ करता चला गया, और हुआ क्या कि भाषा की जो चूड़ी थी ना, भाषा की चूड़ी का मतलब जो मनोभाव थे, उसका जो अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति करने का उसका जो साधन था, वो खत्म हो गया। और भाषा का जो मूल अर्थ था, मूल अर्थ से वो कोसों दूर चली गई। भाषा का मूल अर्थ सदैव के लिए खत्म हो गया, और अंत में उसने क्या किया कि भाषा को उस कील की तरह ठोक दिया, यानी कि जैसे वहां पर थी वैसे ही उसने छोड़ दी, और
कैसे भी करके अपने बात को समापित किया, यानी कि बात का समापन कर दिया। और कील को जिस प्रकार से चूड़ी मरने के बाद उसको ठोंक दिया जाता है ना, वैसे उसने ठोंक दिया। अब हुआ क्या कि ऊपर से ठीक-ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था, ना ताकत। देखो, यही चीज़ होती है बार-बार जो हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते कि ऊपर से कील तो देखने में ठीक-ठाक है, पर उसमें अंदर से ना कोई ताकत है और ना ही कोई कसाव, यानी कि उसमें अंदर सभी ताकत उसकी खत्म हो गई। वैसे ही भाषा के साथ होती है। वो भाषा की जो बात थी ना, ऊपर से दिख रही बहुत अलंकृत दिख रही, बहुत उसमें रस छंद अलंकार दिख रहे हैं, रस दिख रहे हैं, समास दिख रहा है, पर उसमें जो ताकत होती है, जो उसके भाव थे, वो सभी खत्म हो गए। उसमें कोई शक्ति नहीं बची, कोई ऊर्जा नहीं बची। यही होता है कि व्यक्ति भी कई बार दिखने में ऊपर से ठीक-ठाक होता है, पर उसमें अंदर से बहुत ही घुटन होती है, बहुत ही तनाव में होता है, उसमें कोई ताकत और कोई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार उसके अंदर नहीं रह जाता। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? देखो, अब बात उसके ऊपर ना व्यंग कसती है कि क्यों भाई, तुमने तो सोचा कि बहुत ही अच्छे से तुम भाषा को अलंकृत करते जा रहे थे, भाषा के साथ बहुत छेड़छाड़ की, पर उसके बाद हुआ क्या कि भाषा ने शरारती बच्चे की तरह, जिस तरह बच्चे होते हैं उनके उनकी कोई सीमा नहीं होती, वैसे भाषा की कोई सीमा नहीं, भाव की कोई सीमा नहीं है। उसने पूछा कि तुमने कभी भाषा के साथ सहूलियत बरतना नहीं सीखा? क्या तुमने साहित्यकार तो तुम बन गए, कवि तो तुम बन गए, पर क्या तुम्हें ये नहीं पता कि साहित्य होता क्या है? साहित्य सृजन किसको कहते हैं? भाषा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर बहुत ही साधारण शब्दों में कवि ने अपने बात को साधारणतः बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी कविता का यहाँ पर समापन होता है, और इसके बाद भी यदि कोई ऐसी बात होती है जो आपको ना समझ में आई हो, या फिर कोई शब्द हो, या फिर कोई शब्द का पैराग्राफ हो, उसको ज़रूर बताइएगा। हम उसको फिर से कोशिश करेंगे कि और भी सरल शब्दों में कोशिश करें। वैसे इसमें पूरे सरल शब्द कोशिश किए गए हैं, पर इसके बावजूद भी यदि आपको लगे कि कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अपने दोस्तों से बता दीजिए कि यहाँ पर हर एक चैप्टर को बहुत बारीकी से, सरलता के साथ, हर एक लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड, शब्द बाय शब्द और लाइन बाय लाइन इसको कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ों के हल मिलने वाले हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ फँसने वाली नहीं है। तो इसके साथ ही हम विदा लेंगे आपसे। आप लोग देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्तुभ्यम, वंदे मातरम।